हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल डेविल्स टेल पॉडकास्ट में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें डेविल्स टेल पॉडकास्ट को। CH-19 विहान और विशु का मिलना और विधि की बातें सुनकर सब हुए हैरान। अब तक आपने पढ़ा, विशु टीवी देख रही होती है कि तभी रिद्धि और सिद्धि फ्रेश होकर बाहर आ जाती है। रिद्धि विधि वेद को लेकर अभी तक नहीं आई, पक्का ये दोनों फिर से कोई नई शरारत कर रहे होंगे। सिद्धि सही कहा, दोनों एक डे से ही है। तभी घर की डोर बेल बजती है। रिद्धि वॉच में टाइम देखते हुए, इस वक्त कौन आया होगा। विशु अपनी जगह से उठते हुए हैं, शायद फूड डिलीवरी वाला होगा, मैंने सबके लिए खाना ऑर्डर किया था। अब आगे सिद्धि जाकर डोर खोलती है। सामने खड़े लोगों को देखकर उसका मुंह हैरानी से खुल जाता है और उसके मुंह से निकलता है, आप यहाँ। उसके सामने आरव खड़ा था, जो विहान और रोहित के साथ विधि के घर आया था। आरव भी सिद्धि को अपने सामने देखकर हैरान हो गया था। उसे नहीं पता था कि विधि सिद्धि की दोस्त है। वो उसे देखकर अंदर ही अंदर डांस कर रहा था। उन दोनों को वह मूवमेंट याद आ रहा था जब वो एक दूसरे के काफी करीब थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही डूबे हुए थे। आरव तो सिद्धि के परफेक्ट फेस को ही देख रहा था और उसके मन में तो 90 का सॉन्ग भी बजने में लगा था। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। विहान अपनी सख्त आवाज में उन्हें घूरते हुए बोलता है, अगर तुम लोगों के नैन लड़ चुके हो तो अब साइड हो जाओ, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। उसकी आवाज सुनकर आरव और सिद्धि दोनों झेप जाते हैं। वहीं रोहित मुंह दबाकर हंसने लगता है। सिद्धि पीछे होकर उन्हें अंदर आने को कहती है। वही आरव विहान को मन ही मन कोसते हुए बोलता है, साला कमीना, 2 मिनट मुझे चैन से अपने महबूब के दीदार भी नहीं करने दिया, इसे तो मैं पक्का मिस ब्यूटीफुल से पिटवाऊंगा। विहान पूरे घर को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी नज़र वॉल पर लगी विधि की बड़ी सी पिक्चर पर जाती है, जिसमें उसने अपने गुलाबी होठों का पाउट बनाया हुआ था। इस पिक में वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। विहान का मन कर रहा था कि वो उसकी गुलाबी होठों को छू ले। तभी उसे किसी की घूरती नजरें महसूस होते हैं। वो तस्वीर से नजर हटाकर देखता है तो उसकी नजर विशु के ऊपर जाती है, जो अपनी छोटी छोटी आंखों से उसे ही घूर रही थी। विशु विहान को घूरते हुए बोलती है, हेलो मिस्टर, आप तो लिटिल मंकी के फादर हैं ना। विहान उसके सामने काउच पर आराम से बैठ जाता है और बोलता है, यस यू आर राइट लिटिल गर्ल। विशु मुंह बनाते हुए, डोंट कॉल मी लिटिल गर्ल, Now I am big girl and my name is Vish Singh and you also call me विशु। विहान को विशु के बात करने का तरीका और उसका एटीट्यूड काफी पसंद आता है और वो उससे काफी इम्प्रेस होता है। विशु, क्या आप यहाँ लिटिल मंकी को ले जाने आए हैं? विहान, नहीं, पर मैं उससे मिलना चाहता था। कल मुझे एक जरूरी काम से USA जाना है और मैं चाहता हूँ कि तब तक आप उसका ख्याल रखें। ये सुनकर विशु और रिद्धि सिद्धि खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें वेद बहुत पसंद था। वही आरव की नजरें बार बार सिद्धि पर जा रही थीं। तभी रिद्धि थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, बॉस लिटिल प्रिंस अभी विधि के रूप में है, उसे अभी बुलाती हूँ। सिद्धि विधि के रूम में जा ही रही होती है कि तभी विधि अपनी गोद में लिटिल प्रिंसेस वेद को लेकर आती है, जो दिखने में किसी प्रिंसेस के जैसा ही लग रहा था। वेद को सबके सामने आने में शर्म आ रही थी, लेकिन वो अपनी प्रिंसेस को नाराज नहीं करना चाहता था। विधि और वेद डॉनन में से किसी का ध्यान भी अभी विहान के पर नहीं गया था, क्योंकि विहान की पीठ विधि की तरफ थी। विधि वेद को अपनी गोद से नीचे उठाते हुए बोलती है, सिद्धू देखो ना, मैंने वेद को वेदिका बना दिया, ये लड़कियों की ड्रेस में कितना क्यूट लग रहा है। विधि की बात सुनकर वेद मुंह बनाते हुए बोलता है, प्रिंसेस डोंट कॉल मी वेदिका, या लड़कियन का नाम है और मैं हैंडसम बॉय हूँ, इसलिए मुझे टीज करना बंद करो। विधि वेद के गाल खींचते हुए, माय हैंडसम बॉय, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मेरे लिए तो आप इस दुनिया के सबसे हैंडसम और कूल बॉय हो और आपकी प्रिंसेस आपको बहुत प्यार करती हैं। ये सुनकर वेद खुश हो जाता है और विधि के गालों पर ढेर सारी किस करने लगता है। ये सब कुछ विहान अपने सामने लगे मिरर में देख रहा था। उसे अपने बेटे से ही जलन हो रही थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। विधि और वेद दोनों आपस में ही उलझे हुए थे, वही बाकी सब उन दोनों को ही घूर रहे थे। रोहित और आरव प्यार से वेद को देख रहे थे, क्योंकि वो बहुत प्यारा लग रहा था। जब विहान की एक्स वाइफ प्रेग्नेंट थी तो रोहित और आरव डॉनन चाहते थे कि यूज एक बेबी गर्ल हो, इसलिए आज वेद को लड़कियन के कपड़े में देखकर वह डॉनन बहुत खुश हो रहे थे। सिद्धि, रिद्धि और विश्व के चेहरे का रंग उड़ा था।
उन लग रहा था कि कहीं विहान विधि के ऊपर गुस्सा ना करने लगे। रिद्धि विधि से बोलती है, विद्यु क्या जरूरत थी तुझे वेद को लड़कियों की तरह तैयार करने की? क्या तुम्हें बॉस से डर नहीं लगता? अगर बॉस को पता चला कि तुमने उनके बेटे को ऐसे लड़कियों की तरह सजाया है तो वह तुम्हें पनिशमेंट ना दे दे। उद्धरण चिन्ह। विधि मुंह बनाते हुए, विधि सिंह को किसी से डर नहीं लगता। और रही बात यूज़ खड़ूस और मॉन्स्टर बॉस की, तो अगर इस पर उन्होंने मुझे कुछ कहा तो मैं अभी विधि कुछ सोच ही रही थी कि तभी विहान अपनी खतरनाक आवाज में बोलता है, तो आप क्या करेगी मिस विधि? यह आवाज सुनकर तो वेद भी डर जाता है, लेकिन विधि अपनी ही धुन में आगे बोलती हैं, मैं उनके छोटे छोटे पीस करूंगी, फिर उन्हें मिक्सर में डालकर चटनी बना दूंगी और फिर उन्हीं के एम्प्लॉयज़ को खिला दूंगी। आखिर वो अपने सभी एम्प्लॉयज का खून जो चूसते हैं, सभी उनसे परेशान रहते हैं। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरानी से विधि को देखने लगते हैं। सिद्धि और रिद्धि का मन कर रहा था कि वो इस बेवकूफ लड़की का सिर फोड़ दे। विशु भी अपनी मां की बचकानी हरकतें देखकर हैरान थी। रोहित आरव से, भाई जिस आदमी के दुश्मन उसका नाम सुनकर भी कंप्ट हैं, उससे मिस ब्यूटीफुल मरकर चटनी बनाना चाहती हैं, पता नहीं अब बॉस इनके साथ क्या करेंगे। विहान काउच से उठकर विधि के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, आप और क्या करेगी मिस विधि? अचानक से विहान को अपने सामने देखकर विधि की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं और वह वेद के पीछे से बोलती है, मम्मी बचाओ, ये मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ गए? अभी तो यहाँ नहीं थे। पक्का ये कोई शैतान है, क्योंकि मैंने नोबेल में पढ़ा था कि भूत कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं। मम्मी अब मैं क्या करूँ, मेरे पीछे भूत पड़ गया। आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। उसकी हरकतें देखकर तो विहान को चक्कर ही आने लगे थे। वो एक बार इस लड़की की खोपड़ी खोलकर देखना चाहता था कि इसके दिमाग में क्या भरा है जो ये इतनी फालतू की बातें सोच लेती है। विधि की बात सुनकर ना चाहते हुए भी सबकी हंसी छूट जाती है और वो सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। वेद विधि को आगे करते हुए बोलता है, प्रिंसेस वह भूत नहीं है, वो तो मॉन्स्टर डैडी ही हैं। और अभी तो आप बोल रही थी कि विधि सिंह किसी से नहीं डरती, तो अब आप क्यों डल गई? विहान अपने हाथ बांधकर, क्या बोल रही थी तुम कि तुम मेरी चटनी बनाओगी? मैं मॉन्स्टर हूँ, मैं खड़ूस हूँ। विधि जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए, ही सर आप तो बुरा मान गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे पहले से पता था कि आप यहाँ पर हैं, मैं तो देखना चाहती थी कि आप मेरी बात सुनकर गुस्सा करते हैं कि नहीं। विशु तो मुंह फाड़े अपनी माँ को ही देख रहे थे जब सरेआम झूठ बोल रही थी। बेहन, आपने गलती तो की है मिस बकबक, और उसकी तो सजा आपको जरूर मिलेगी। वेद विधि को प्रोटेक्ट करते हुए बोलता है, डैडी आप मैनली प्रिंसेस को कुछ नहीं करोगे और उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। आप सच में खड़ूस और मॉन्स्टर हो, आप सबको परेशान करते हो। 2 दिन पहले ही आपने मुझ जैसे मासूम बच्चे से पूरे गोल्डन गार्डन के चक्कर लगवाए और मेले बेचाले आलव चाचू और लोहित चाचू से घर की सफाई करवाई, तो हुए ना आप खलुश मॉन्स्टर। ये सुनकर विधि तो वेद की बधाइयां लेने लगती है और वही विहान गुस्से से विधि को घूरते वह बोलता है, तुमने मेरे बेटे को भी अपनी साइड कर लिया और उसे ये सब क्या पहनाया है तुमने? वह लड़का है ना कि लड़की। वेद विहान को घूरते हुए, वो मेरी प्रिंसेस है और मैं उन्हें किस कर सकता हूँ, और आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ से जाए, आज मैं अपनी एंजल के साथ रहूंगा, वो आपसे भी अच्छी है, उन्होंने मुझे मेरे साथ मस्ती की और मुझे नहलाया भी। ये सुनकर विहान का पारा हाई हो जाता है और वह थोड़ा तेज आवाज में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे नहलाने की? वो एक लड़का है और तुम कैसे उसे नहला सकती हो? उसकी ये बेतुकी बातें सुनकर तो सब हैरानी से विहान को देखने लगते हैं। विशु विहान को घूरते हुए, क्या आपके पास अंदर मम्मा की आत्मा आ गई है जो आप उनकी तरह बचकानी बातें कर रहे हैं? लिटिल मंकी अभी बहुत छोटा है, इसीलिए मम्मा उसकी हेल्प कर सकती है। रोहित जब देखता है कि बात आगे बढ़ रही है तो वो वेद को गोद में लेते हुए बोलता है, वाह मेरा लिटिल टाइगर आज तो बेबी गर्ल बन गया। आरव उसके घर खींचते हुए, तुम ना रोज ऐसे कपड़े पहना करो, बड़े क्यूट लगते हो। अपनी तारीफ सुनकर वेद के गाल गुलाबी हो जाते हैं और वह शर्माते हुए उससे बोलता है, चाचू डोंट टीज मी। रिद्धि, आप सब लोग हाई गए हैं, टू प्लीज डिनर करके जाएगा? विहान, नो थैंक्स मिस रिद्धि, एक्चुअली अभी हमें एक मीटिंग के लिए बाहर जाना है, इसलिए हम डिनर बाहर करेंगे।
मैं यहाँ बस वेद को देखने और उसके लिए कपड़े लेकर आया था। वह चाहे तो यहाँ रह सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी सबसे बढ़कर है। अगर उसे यहाँ अच्छा लग रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि उसे कोई परेशानी ना हो। आरव सिद्धि को देखते हुए, विहान तू जा, मैं थोड़ी देर यही रुक जाता हूँ, कहीं वेद यहाँ सबको परेशान ना करें। सिद्धि आरव की नज़रों को महसूस करके शर्मा जाती है। कहीं ना कहीं वह भी चाहती थी कि आरव थोड़ी देर और रुक जाए। 23 सालों में पहली बार सिद्धि किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। वही विहान और रोहित भी सब समझ रहे थे, लेकिन विहान जानबूझकर आरव को तंग करते हुए बोलता है, नहीं तुम नहीं रुक सकते, तुम भूल गए हम जिस मीटिंग के लिए जा रहे हैं उसकी प्रेजेंटेशन तुम्हें ही देनी है। ये सुनकर आरव गुस्से से विहान को घूरने लगता है, तो वही सिद्धि भी थोड़ा सा उदास हो जाती है। ना चाहते हुए भी आरव को विहान और रोहित के साथ जाना पड़ता है। जाने से पहले विहान एक आईपैड देकर बोलता है, उस दिन आपने वेद की हेल्प की उसके लिए थैंक यू, और ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। विशु, सॉरी लेकिन मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत महंगा है। विहान उसका सिर सहलाकर, अगर आपने ये नहीं लिया तो मैं पक्का आपकी मम्मा को पनिशमेंट दूंगा। ये सुनकर विधि और विशु दोनों उसे घूरने लगते हैं। विशु आईपैड लेकर बोलती है, आप सच में मॉन्स्टर है, हैंडसम मॉन्स्टर। ये सुनकर विधि की हंसी निकल जाती है, लेकिन विहान उसे इग्नोर करके बाहर निकल जाता है। आरव और रोहित भी विशु के गाल पर किस करके विहान के पीछे चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वेद हुए विशु की गोद में चढ़ जाता है और बोलता है, इंजल चलो ना हम शिनचैन देखते हैं और मुझे पास्ता खाना है। विशु, डोंट वरी लिटिल मंकी, मैं आपके लिए सिंपल पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, पिज़्ज़ा सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता ऑर्डर कर दिया है। ये सुनकर वेद खुशी से विशु के गाल पर किस कर देता है। विशु सबको देखकर बोलती है, मम्मा और मासी मैंने आप लोगों के लिए भी डिनर ऑर्डर कर दिया है। विधि उसके गाल खींचते हुए, अरे मेरा बच्चा मेरे साथ रहकर कितना समझदार हो गया है। उसकी बातें सुनकर सब ना में सर हिला देते हैं। विधि टीवी ऑन करके शिनचैन देखने लगती है। वेद भी विशु की गोद से उतरकर विधि से चिपक जाता है और दोनों साथ में हंसते हुए शिनचैन देख रहे थे। वही विशु, रिद्धि और सीधी तीनों अजीब सा चेहरा बनाकर टीवी पर उछल कूद कर रहे उस अजीब से बच्चे को देखते हैं। क्योंकि उन तीनों को अजीब सा बच्चा शिनचैन बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में उन्हें वह देखना पड़ रहा था। कुछ ही देर में उनका डिनर भी आ जाता है और वह लोग अपना डिनर करते हैं। विधि वेद और विशु को अपने हाथ से खाना खिला रही थी। डिनर के बाद रिद्धि, चलो अब हम लोग कोई गेम खेलते हैं, क्या बोलते हो तुम सब। गेम का नाम सुनकर विधि और वेद भी एक्साइटेड हो जाते हैं। वही विशु के चेहरे पर भी चमक आ जाती है, क्योंकि उसे अब शिनचैन नहीं देखना था। वेद, पल हम कौन सा गेम खेलेंगे। सिद्धि, हाइड एंड सीक। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। पहले ढूंढने की बारी रिद्धि की थी, तो वह अपनी आंखें बंद करके काउंट करने लगती है। वह बाकी सब अपनी अपनी जगह जाकर छुप जाता है और रिद्धि सबको ढूंढने लगती है। वो सब मिलकर ऐसे ही थोड़ी देर मस्ती करते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। वेद और विशु दोनों सिद्धि के साथ ही सोते हैं। विधि बीच में लेटी थी और उसके दोनों तरफ से वेद और विशु चिपके हुए थे और उन तीनों के चेहरे पर ही सुकून बिखरा हुआ था। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको आज का छात्र पसंद आया होगा और मैंने चैप्टर 2700 वर्ड्स का लिखा है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है। मुझे तो ओगी एंड द कॉकरोचेस बहुत अच्छा लगता है। स्माइलिंग कैट फेस, ग्रिनिंग कैट फेस। 20 आरव और सिद्धि विलन की एंट्री। मैं सबको बता दूं कि विहान की एक्स वाइफ अभी जिंदा है और उसकी एंट्री भी कुछ एपिसोड्स के बाद हो जाएगी। अब तक आपने पढ़ा, सुनकर सब खुश हो जाते हैं। पहले ढूंढने की बारी रिद्धि की थी, तो वह अपनी आंखें बंद करके काउंट करने लगती है। वह बाकी सब अपनी अपनी जगह जाकर छुप जाता है और रिद्धि सबको ढूंढने लगती है। वो सब मिलकर ऐसे ही थोड़ी देर मस्ती करते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। वेद और विशु दोनों सिद्धि के साथ ही सोते हैं। विधि बीच में लेटी थी और उसके दोनों तरफ से वेद और विशु चिपके हुए थे और उन तीनों के चेहरे पर ही सुकून बिखरा हुआ था। अब आगे, एक आलीशान होटल के प्राइवेट रूम में विहान टॉर्च पर बैठा हुआ था और उसके पास हाथ में मोबाइल का ग्लास था, जिसे भी धीरे धीरे हिलाते व्हाट्सएप कर रहा था। कभी उसके सामने बैठा हुआ आरव चिढ़ते हुए बोलता है,
तुझे पता था ना कि आज हमारी मीटिंग नहीं है, फिर भी तो जानबूझकर मुझे यहाँ लेकर आया। मैं वहाँ से रुककर वेद की देखभाल भी कर सकता था। विहान तिरछा मुस्कुराते हुए, सीरियसली तुम वहाँ वेद के लिए रुकना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी नजरें तो कहीं और ही थी। आरव नजर चुराते हुए, हाँ तो मैं तो अपने प्यारे भतीजे की इच्छा पूरी कर रहा था। उसने मुझसे कहा था कि चाचू मुझे मेरे लिए चाची चाहिए, और इसमें गलत क्या है? कितना अच्छा रहेगा ना तुम्हारी साली मेरे साथ सेट हो जाए, पर मुझे नहीं लगता तुम्हारे रहते मेरी लव स्टोरी शुरू भी हो पाएगी। तुम हमारे बीच में हड्डी नहीं बल्कि पहाड़ हो। उसकी बात सुनकर रोहित हंसने लगता है और विहान आरव को घूरते हुए बोलता है, अगर तुमने मुझे विलन बना हाई दिया है तो फिर यही सही, वरना मैं तो सोच रहा था कि क्यों ना मैं सिद्धि को तुम्हारा असिस्टेंट बना दिया जाए। यह सुनकर आरव की आंखों में चमक आ जाती है। आरव विहान से चिपकते हुए, मेरा प्यारा दोस्त, कितना सोचता है ना मेरे बारे में। भगवान ऐसा दोस्त सबको दे। किसने कहा कि विहान खुराना मॉन्स्टर है? अरे वो तो देवता है। उसकी नौटंकी देखकर रोहित अपना सिर हिला देता है। वही विहान गुस्से से उसे पीछे धकेलकर बोलता है, तुम मेरी बीवी नहीं हो जो मुझसे चिपक रहे हो। आरव मन में, बनना भी कौन चाहता है। विहान, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम दोनों वेद और बाकी सब का ध्यान रखना, क्योंकि विनाश मित्तल इंडिया आ रहा है और आते ही वो मेरी कमजोरी पर वार जरूर करेगा, लेकिन उसके कुछ करने से पहले हमें उसका स्वागत करना चाहिए। उसकी बात सुनकर रोहित और आरव के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो समझ चुके थे कि उन्हें क्या करना है। आरव, विहान दादाजी ने तुम्हें क्यों बुलाया है? कहीं उनके दिमाग में फिर से कोई प्लानिंग नहीं चल रही तुम्हारी शादी कराने की? विहान, मैं वहाँ अपने काम से जा रहा हूँ, ना कि उनसे मिलने के लिए। मैं उनकी रग रग से वाकिफ हूँ, लेकिन वह शायद ही भूल चुके हैं कि विहान खुराना सिर्फ अपनी मर्जी का मालिक है। उसके बाद सुनकर आरव और रोहित अपना सिर हिला देते हैं। कुछ ही देर में होटल के टेरेस पर विहान का प्राइवेट जेट लैंड होता है और विहान वेद का ध्यान रखने का बोलकर जेट में चढ़ जाता है। विहान ने वेद को अपने यूएसए जाने के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वह अपनी फैमिली से नहीं मिलना चाहता था। अगर वेद को पता चल जाता तो वह जरूर उसके साथ अपने दादा दादी से मिलने के लिए चला जाता। विहान अच्छे से जानता था कि वेद उस पर बहुत गुस्सा होने वाला है। अगली सुबह विधि का घर। विधि सुकून से अपने बिस्तर पर सोई हुई थी, तभी उसे अपने गले पर कुछ सॉफ्ट महसूस होता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। वह अपनी आंख मसलते हुए उठती है तो देखती है कि वेद पूरी तरह से उसके ऊपर लेटा है और उसके गले पर अपना चेहरा रगड़ रहा है, जिससे विधि को गुदगुदी होने लगती है। विधि दूसरी तरफ देखती है तो उससे विशु नहीं दिखती। घड़ी में इस वक्त 8 बजे बज रहे थे। विधि जल्दी से उठकर बैठ जाती हैं और वेद के गाल पर किस करके बोलती हैं, गुड मॉर्निंग बच्चा। लेकिन वेद उससे चिपक कर फिर से सो जाता है। विधि उसे अपनी गोद में उठाती हैं और वॉशरूम में लेकर चली जाती हैं। वेद अपनी अधखुली आंखों से, मम्मा थोड़ी देर और सोने दो ना। वेद के मुंह से अपने लिए मम्मा सुनकर विधि को बहुत अच्छा महसूस होता है। वो उसके बाल सहलाते हुए बोलती है, लिटिल प्रिंस, आपको डैड से मिलना है ना, तो आपको मेरे साथ ऑफिस भी चलना पड़ेगा। चलिए जल्दी से फ्रेश हो जाए, आज आपकी प्रिंसेस आपके लिए टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बनाएगी। विहान से मिलने की बात सुनकर वेद की आंख तुरंत खुल जाती है। वो भले ही विहान से कितना भी गुस्सा हो जाए, लेकिन उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। करीबन आधा घंटा के बाद विधि वेद को गोद में लेकर अपने रूम से बाहर आती है तो देखती है कि सिद्धि ऑफिस के लिए तैयार थी, लेकिन रिद्धि ने कैजुअल कपड़े पहने हुए हैं। वही विशु भी अभी तक स्कूल नहीं गई थी। विधि विशु के माथे पर किस करके, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, आप अभी तक स्कूल क्यों नहीं गए? और रिद्धु, तुम दोनों अभी तक ऑफिस के लिए रेडी क्यों नहीं हुई? रिद्धि, वो इसलिए क्योंकि बॉस में हम दोनों को 2 दिन की लीव दी है, इसीलिए हम 2 दिन तक खूब एंजॉय करेंगे हैं। विधि, दोनों को मतलब? सिद्धि, मतलब तुम्हें और रिद्धि को लीव मिली है, बट मुझे ऑफिस जाना है और बॉस ने कहा है कि लिटिल वेद यहाँ 2 दिनों तक रुक सकता है। ये सुनकर वेद और विधि दोनों बहुत खुश होते हैं। वेद हंसते हुए, इसका मतलब अब मुझे 2 दिन किंडरगार्टन नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रिंसेस, आपको पता है मुझे वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं। वहाँ सारी लड़कियाँ मुझे परेशान करती है और टीचर्स मुझसे डैडी का नंबर मांगती है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। विशु, मैं भी आज स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे भी लिटिल मंकी के साथ एंजॉय करना है।
ये सुनकर वेद विशु की गोद में चढ़ जाता है और वो दोनों प्लानिंग करने लगते हैं कि उन्हें पूरा दिन क्या करना है। किसी ने वेद को ये नहीं बताया था कि विहान आउट ऑफ इंडिया गया है। विधि ब्रेकफास्ट बनाने सिद्धि और रिद्धि की मदद करने लगती है। वो लोग डाइनिंग टेबल पर आते हैं तभी डोर बेल बजती है। विधि मुंह बनाते हुए अब कौन आया? वो उठकर डोर ओपन करती है तो उसकी नज़र बाहर खड़े आरव पर जाती है जो यहाँ पर वेद के बहाने सिद्धि से मिलने आया था। विधि उसे ग्रीट करके गुड मॉर्निंग सेकंड बॉस प्लीज कम। आरव घर के अंदर आता है। रिद्धि और सिद्धि भी उसे ग्रीट करती हैं। सिद्धि की नज़र तो आरव के हैंडसम फेस पर अटक जाती है। विहान ने ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था जिसमें वह बहुत हैंडसम लग रहा था। आज उसने अपने लुक पर कुछ ज्यादा मेहनत की थी क्योंकि वह सिद्धि से जो मिलने वाला था। आरव को देखकर वेद खुश हो जाता है और भागते हुए उसके पैरों से चिपक जाता है। आरव मुस्कुराते हैं उसे अपनी गोद में उठाता है और उसके माथे को चूमकर बोलता है गुड मॉर्निंग माय लिटिल टाइगर। वेद उसके पीछे इधर उधर देखते हुए बोलता है चाचू वेयर इज डैडी। आरव उससे झूठ बोलते हुए तुम्हारे डैड की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है इसीलिए वह बिजी है। सिद्धि बॉस आप आ ही गए हैं तो ब्रेकफास्ट कर लीजिए। उसकी प्यारी सी आवाज सुनकर तो आरव का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वह उसे निहारते हुए बोलता है ठीक है लेकिन आप लोग मुझे बॉस मत बोलिए मेरा नाम आरव है। रिद्धि ऐसे कैसे सर आप हमारे सेकंड बॉस है। आरव तो आप यह समझ लीजिए या आपके बॉस का ऑर्डर है आपसे आप लोग मुझे आरव भाई बोलेंगे। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। वेद आरव की गोद में था और वो सिद्धि के सामने वाली चेयर पर बैठा था और उसकी नजरें बार बार सिद्धि पर ही जा रही थी और ये बात विशु नोटिस कर रही हैं। ब्रेकफास्ट के बाद सिद्धि बोलती है ठीक है अब मैं जाती हूँ मुझे टाइम पर ऑफिस पहुँचना है। आरव रुकिए मिस सिद्धि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ तो हम साथ चलते हैं। सिद्धि मना करती है लेकिन आरव की जिद की वजह से उसे उसके साथ ही जाना पड़ता है। आरव कार ड्राइव कर रहा था और सिद्धि उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। आरव बात स्टार्ट करते हुए आप हमेशा इतनी शांत रहती है या फिर मुझसे ही कोई प्रॉब्लम है? सिद्धि नहीं बॉस। आरव उसे आंखें दिखाता है आई मीन आरव ऐसा कुछ भी नहीं है और प्लीज आप भी मुझे मेरे नाम से बुलाया करे। वो दोनों ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें करते हुए ऑफिस पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग के टेरेस पर एक प्लेन लैंड होता है और उससे एक 30 साल का हैंडसम सा लड़का बाहर आता है और अंगड़ाई लेते हुए खुद से बोलता है वेलकम बैक मिस्टर विनाश मित्तल। तभी उसका असिस्टेंट सुमित आकर उसे ग्रेट करता है और बोलता है गुड मॉर्निंग बॉस चलिए मीटिंग रूम में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। विनाश हाँ में सिर हिलाता है और लिफ्ट की तरफ जाने लगता है। उसका असिस्टेंट सुमित भी उसे फॉलो करने लगता है। विनाश मित्तल ये है हमारी कहानी के विलेन और विहान के जानी दुश्मन। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत विहान से करते हैं और इसके कई रीजन से जिनके बारे में आपको आगे के एपिसोड में पता चल जाएगा। विनाश भी दिखने में काफी हैंडसम है और टैलेंटेड है लेकिन हमारे हीरो के आगे वह कहीं नहीं टिकते। ये वीके ग्रुप्स के सीईओ है। उद्धरण चिन्ह विनाश सुमित मीटिंग कैंसिल करो और हमारे खास आदमी को मेरे विला में आने को कहो। सुमित हमें सिर हिला देता है। कुछ देर में उसकी कार एक आलीशान विला के सामने जाकर रुकती है जिस पर वीके विला लिखा हुआ था। विनाश अंदर जाता है तो उसकी नज़र हॉल में बैठे एक आदमी पर जाती है जिसे देखकर वह मुस्कुराते हुए काउच पर बैठ जाता है और बोलता है बोलो क्या अपडेट है बजाज। मिस्टर बजाज विहान की कंपनी के मैनेजिंग डिपार्टमेंट के हेड है। विनाश ने इन्हें कई करोड़ रुपए देकर विहान के सारे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहा था। मिस्टर बजाज लालच में आ गया और विहान की नज़रों से छुपकर कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विनाश को दे दी। लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी कि विहान कुछ नहीं जानता, जबकि विहान शुरू से सब जानता था और उसने जानबूझकर मिस्टर बजाज को इन्फॉर्मेशन लीक करने दी। विनाश जब देखता है कि मिस्टर बजाज कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। विनाश क्या हुआ बजाज तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुमने मेरा काम पूरा नहीं किया? उसकी बात सुनकर मिस्टर बजाज के चेहरे पर पसीना आने लगता है। वो रोते हुए बोलते हैं बॉस सेव मी ही किल मी।
उसकी बात सुमित और विनाश दोनों को समझ नहीं आती। विनाश काउच से खड़ा होकर उसके पास जाने लगता है, तभी बजाज अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ भागता है। विनाश के बॉडीगार्ड उसे पकड़ने के लिए आगे आते हैं, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह देखकर आपकी रूह कांप जाती है। तो क्यों भाग रहा है बजाज, और सब ने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से वह हैरान रह गए? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। 21 एक ब्लास्ट और आरव सिद्धि की नज़दीकियाँ। आप सब मेरी एक हेल्प कीजिए। मुझे स्टोरी में अपने नाम की जगह पर कोई निकनेम रखना है। मुझे कोई नाम समझ नहीं आया, इसलिए प्लीज आप लोग कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट कर दीजिए। अब तक आपने पढ़ा। विनाश, क्या हुआ बजाज, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुमने मेरा काम पूरा नहीं किया? उसकी बात सुनकर मिस्टर बजाज के चेहरे पर पसीना आने लगता है। वो रोते हुए बोलते हैं, बॉस सेव मी, ही किल मी। उसकी बात सुमित और विनाश दोनों को समझ नहीं आती। विनाश काउच से खड़ा होकर उसके पास जाने लगता है, तभी बजाज अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ भागता है। विनाश के बॉडीगार्ड उसे पकड़ने के लिए आगे आते हैं, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह देखकर आपकी रूह कांप जाती है। अब आगे मिस्टर बजाज अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ भागते हैं। विनाश के बॉडीगार्ड उसे पकड़ने के लिए आगे आते हैं, लेकिन तभी बजाज की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है, जिससे सब बुरी तरह डर जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में पूरा हाल खून और मांस के चिथड़ों से भरा हुआ था। वो सीन इतना भयानक था कि विनाश की भी रूह कांप चुकी थी। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए सुमित का फोन रिंग करता है। स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर को देखकर सुमित के चेहरे पर डर छा जाता है। वो फोन रिसीव करके स्पीकर पर कर देता है। तभी विनाश के कानों में किसी के हंसने की आवाज आती है, जिससे विनाश अपनी मुट्ठियां कसकर चिल्लाता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बिहान खुराना। दूसरी तरफ से बिहान विनाश पर तंज कसते हुए बोलता है, कैसा लगा मेरा वेलकम मिस्टर विनाश मित्तल? मानना पड़ेगा, अच्छा दिमाग लगाया तुमने, मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी को ही अपनी तरफ कर लिया। लेकिन तुम भूल गए कि तुम्हारा सामना बिहान खुराना से है, जिसे दुनिया डेविल के नाम से जानती है। जितना ब्रेन तुम मुझे बर्बाद करने में लगाते हो, अगर उतना तुमने अपने बिजनेस में लगाया होता तो आज मेरी जगह पर तुम होते हैं। विनाश, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। विहान, तुम्हारी बर्बादी मेरे हाथों ही होगी। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा वजूद और तुम्हारा बेटा भी। बिहान की आंखें गुस्से से लाल होने लगती है, लेकिन वहां से हंसते हुए बोलता है, जो करना है करके देख लो विनाश, तुम्हारा विनाश मेरे हाथों ही होगा। और रही बात मेरा वजूद मिटाने की, तो बिहान खुराना का वजूद तुम तो क्या तुम्हारी 7 पुश्तें भी नहीं मिटा सकती, कोशिश करके देख लो। इतना बोलकर वो फोन काट देता है। वही विनाश गुस्से से फोन जमीन पर पटक देता है और ऊपर देखते हुए जोर से चिल्लाता है, आई विल किल यू मिस्टर विहान खुराना, यू जस्ट वेट एंड वॉच। वही उसके बगल में खड़ा असिस्टेंट सुमित बेचारगी से जमीन में पड़ा हुआ अपना फोन देखता है और मन ही मन सोचता है, कौन सा ये पहली बार मिस्टर खुराना से हारे हैं जो इतना गुस्से में है। अब तो इन्हें आदत हो जानी चाहिए, बेचारा मेरा फोन। वही ऑफिस में आरव के कैबिन में अलग ही सीन चल रहा था। आरव सिद्धि को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाकर बहुत खुश था। वह बार बार सिद्धि को किसी ना किसी बहाने से अपने कैबिन में बुला रहा था। सिद्धि अभी आरव को कॉफी देकर ही आई थी कि तभी उसके कैबिन में रखा है फोन बजता है और दूसरी तरफ से आरव उसे अपने कैबिन में बुलाता है। सिद्धि फ्रस्ट्रेट होकर अपने पैर जमीन पर पटकते हुए बोलती है, इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है? ये सुबह से मुझे 10वीं बार बुला रहा है। वो आरव के कैबिन में जाती है और इरिटेट होकर बोलती है, अब क्या हुआ? आप मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हैं क्या? आरव, नहीं सिद्धि, मैं भला आपको क्यों परेशान करूंगा? मैंने आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि आज से आप मेरे कैबिन में ही बैठकर काम करेगी। उसके बाद सुनकर सिद्धि मन ही मन उसे कोसते हुए बोलती है, क्या जरूरत थी मेरा डेस्क यहाँ सेट कराने की? अब पक्का यह मुझे पूरा टाइम इधर से उधर भगाते ही रहेंगे। तभी आरव उससे बोलता है, डोंट वरी सिद्धि, मैं आपको इधर से उधर नहीं भगाऊंगा। ये सुनकर सिद्धि शॉक हो जाती है और मन में सोचती है, क्या इन्हें मन की बात भी सुनाई देती है? तभी आरव दोबारा बोलता है, आप मन में इतनी तेज बोलेंगी तो आवाज तो आएगी ना।
ये सुनकर सिद्धि एम्बेरस हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी उसके पैर में टेबल का कोना लग जाता है। वो गिरने वाली होती है कि तभी आरव उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे सिद्धि आरव की गोद में गिर जाती है और उसके होठ आरव के खुले सीने से टच हो जाते हैं, जिससे आरव की हल्की सी आह निकल जाती है। वही सिद्धि की आंखें बड़ी हो जाती है। वह हड़बड़ाते हुए उसकी गोद से उठने की कोशिश करती हैं कि आरव उसकी कमर पकड़ लेता है और उसे खुद के और भी ज्यादा करीब कर लेता है। सिद्धि की नज़र आरव के हैंडसम चेहरे पर जाती है तो देखती है कि आरव उसे ही निहारे जा रहा है। उसे इस वक्त आरव की आंखों में अपने लिए दया और प्यार साफ दिख रहा था, जिससे वह शर्मा जाती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। आरव उसके गालों पर किस करके बोलता है, "No doubt you are so beautiful, but when you are blushing you look more beautiful." अपनी तारीफ सुनकर सिद्धि के गाल और भी लाल हो जाते हैं। आरव उसके होठों की तरफ बढ़ता है। तभी कैबिन का डोर अचानक से ओपन होता है और रोहित उसके कैबिन में आते हुए बोलता है, "आरव तू?" तभी सामने का नज़ारा देखकर वो हैरान हो जाता है और अपनी आंखें ढकते हुए बोलता है, सॉरी मैं गलत टाइम पर आ गया।" उसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों हड़बड़ा जाते हैं। सिद्धि तुरंत आरव की गोद से उतरकर बोलती है, आप गलत समझ रहे हैं रोहित सर, मैं तो बस। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, इसलिए वो तुरंत कैबिन से बाहर भाग जाती है। उसके जाते ही आरव अपनी टेबल पर रखा पेपर वेट उठाकर रोहित को मारता है, लेकिन रोहित उसे कैच कर लेता है। आरव, साले कमीने, तू थोड़ी देर के बाद नहीं आ सकता था? हमारा अच्छा खासा सीन होने वाला था। देखना पाप लगेगा तुझे। जिस दिन तेरी सुहागरात होगी उसी दिन तू टल्ली होकर बेहोश हो जाएगा। शादी के पहले ही तेरा डाइवोर्स हो जाएगा। रोहित उसके ऊपर कूदते हुए बोलता है, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा श्राप देने की? मेरी बीवी मुझे क्यों छोड़ेगी? और तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो डोर लॉक करके रोमांस किया करना। आरव उसे मारते हुए, हाँ तो तू भी कर ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस, तुझे किसने मना किया है? अभी वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे कि तभी कैबिन का डोर ओपन होता है और सिद्धि के साथ एक और लड़की अंदर आती है और उन दोनों को करीब देखकर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम दोनों चिपक क्यों रहे हो? और रोहित के बच्चे, क्या तुमने मेरी गैर मौजूदगी में क्या लड़कों से भी चिपकाना शुरू कर दिया है? उसकी बात सुनकर सिद्धि भी दोनों को अजीब नजरों से देखने लगती है। आरव रोहित से दूर होकर उस लड़की के बाल पकड़ लेता है और बोलता है, जिया की बच्ची, कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चलती तेरी। जिया हंसते हुए बोलती है, अरे यार मैं तो मजाक कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। आरव जिया को सिद्धि से इंट्रोड्यूस कराती है। कुछ देर वो सभी बातें करते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। विधि का घर। विधि, रिद्धि, विशु और वेद चारों एकदम तैयार बैठे थे क्योंकि वो सभी मूवी देखने जाने वाले थे। तभी विधि के फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आती हैं। विधि मन में, ये किसका नंबर है? वो फोन रिसीव करती हैं तो उसके सामने विहान का हैंडसम फेस आ जाता है। विधि अपनी आंखें छोटी करके, मॉन्स्टर, आपने मुझे कॉल क्यों की और आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? विहान विधि का क्यूट सा चेहरा देखकर मन ही मन मुस्करा देता है और फिर बोलता है, मिस विधि, आप शायद भूल रही है कि मैं आपका बॉस हूँ, इसलिए आपकी सारी डिटेल्स मेरे पास है और अभी मैंने अपने बेटे से बात करने के लिए फ़ोन किया है। विधि मुंह बनाते हुए फ़ोन वेद को दे देती है। वेद, आई मिस योर डैडी। विहान भी हल्के से मुस्कुराते हुए बोलता है, आई मिस यू टू। मैं 2 दिनों के लिए बाहर आया हूँ, इसलिए तुम अपनी प्रिंसेस को परेशान मत करना। वेद मासूमियत से, डैडी, वेदू किसी को परेशान नहीं करता, वो तो गुड बॉय है और अभी हम मूवी देखने जा रहे हैं। विहान, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप कितने अच्छे हो, चलो अपनी प्रिंसेस को फ़ोन दो। विधि वेद से फ़ोन के लेती है। विहान, मिस विधि, मेरा ड्राइवर आपके घर के बाहर ही है, इसलिए आप उसके साथ जाएंगी। विधि, पर मुझे नहीं जाना। विहान थोड़ा रूडली, इट्स माई ऑर्डर मिस विधि, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पनिशमेंट के लिए चिया हो जाओ। ये बोलकर वो फ़ोन काट देता है। विधि खुन्नस से अपने फ़ोन को घूरने लगती है। ना चाहते हुए भी उसे विहान के ड्राइवर के साथ ही जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका। रात का वक्त। विहान अपने कैबिन की बड़ी सी ग्लास वॉल के सामने खड़ा था। वो फ़ोन काटकर अपनी जेब में रखता है। तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है जिससे उसकी आंखें गहरी हो जाती है। पीछे से एक हाथ उसे टच करने वाला ही था कि तभी। आज के लिए इतना ही।
विहान से मिलने कौन आया था? विनाश अपनी हार का बदला लेने के लिए किस हद तक जाएगा? 22 वेद विधि की शैतानी और आई वाना तेरा इश्क इश्क। अब तक आपने पढ़ा। विहान, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप कितने अच्छे हो, चलो अपनी प्रिंसेस को फोन दो। विद वेद से फोन के लेती है। विहान, मिस विधि, मेरा ड्राइवर आपके घर के बाहर ही है, इसलिए आप उसके साथ जाएंगी। विधि खुन्नस से अपने फोन को घूरने लगती है। ना चाहते हुए भी उसे विहान के ड्राइवर के साथ ही जाना पड़ता है। अब आगे। रात का वक्त। विहान अपने कैबिन की बड़ी सी ग्लास वॉल के सामने खड़ा था। वो फोन काटकर अपनी जेब में रखता है। तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है जिससे उसकी आंखें गहरी हो जाती है। पीछे से एक हाथ उसे टच करने वाला ही था कि तभी विहान पीछे पड़ जाता है और फुर्ती से उस आदमी की गर्दन तक होता है और उसे घूरने लगता है। तभी वह आदमी अपने दांत निकालते हुए बोलता है, आह बस कीजिए बड़े भाई, क्या आज आप अपने छोटे भाई को जान से ही मार देंगे? तभी उसके पीछे खड़ी लड़की बोलती है, भाई आज आप इसका काम तमाम कर दीजिए, आपको पता है मुझे बहुत परेशान करता है। वो लड़का उस लड़की को घूरते हुए बोलता है, निशी की बच्ची, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा, भाई प्लीज। ये दोनों विहान के भाई बहन हैं जो उससे छोटे हैं। निशी विहान की सगी बहन है और रितेश विहान की बुआ जी का बेटा। विहान इन दोनों से ही बहुत प्यार करता है लेकिन कभी जताता नहीं। विहान उस लड़के को थोड़ा पीछे धकेल देता है और गुस्से से बोलता है, रितेश और निशी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? उसकी बात सुनकर वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं। निशी उसे साइड हग करके बोलती है, भाई क्या फर्क पड़ता है कि हमें किसने बताया, लेकिन अब जब आप यहाँ आ ही गए हो तो आप हमारे साथ घर भी चलना है। आपको पता है ना कि वहाँ सब आपको कितना मिस करते हैं। आपकी नाराजगी दादू और डैड से है तो फिर आप हमसे और मॉम से क्यों दूर रहते हैं? विहान अपने असिस्टेंट जॉन को बुलाता है। जॉन विहान की कंपनी की अमेरिकन ब्रांच संभालता था और उसकी हेल्प निशी और रितेश करते थे। वो दोनों अभी कॉलेज में ही थे। निशी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और घर की इकलौती बेटी होने की वजह से सबकी लाडली भी। रितेश भी दिखने में कम हैंडसम नहीं था। ऑफिस की सभी लड़कियां उसके पीछे पागल थी और वो भी सबसे फ्लर्ट करते रहता था। जॉन विहान को ग्रीट करता है। विहान, जॉन, इन लोगों के मेरे को कैबिन बाहर ले जाओ और अगली बार ध्यान रखना, मेरी परमिशन कोई भी मेरे कैबिन में ना आए। उसकी बात सुनकर निशी और रितेश दोनों ही उसे गुस्से से घूरने लगते हैं। रितेश मुंह बनाते हुए, दैट्स नॉट फेयर भाई, आपके छोटे भाई बहन आपसे पूरे 7 महीने के बाद मिल रहे हैं और आप हमें प्यार से गले लगाने के बजाय कैबिन से बाहर भागा रहे हो। देखना अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। विहान, ये तो काफी अच्छी बात है, थैंक यू। उसकी बात पर निशी की हंसी छूट जाती है। वही रितेश गुस्से से उन दोनों को घूरते हुए बाहर जाने लगता है। तभी विहान उसे रोक लेता है और पीछे से उसे गले लगाकर बोलता है, आई रियली मिस यू छोटे, लेकिन मैं घर नहीं आ सकता और ध्यान रहे इस बारे में मॉम को पता ना चले कि मैं यहाँ आया हूँ। निशी भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेती है और बोलती है, भाई मुझे मेरे भतीजे की बहुत याद आ रही है। रितेश, मुझे भी, पता नहीं मेरा लिटिल टाइगर कैसे आपको झेलता होगा। विहान जॉन को इशारा करता है तो जवान उन दोनों को जबरदस्ती कैबिन से निकाल देता है और फिर रिस्पेक्ट से उन्हें सॉरी बोलता है। निशी मुंह बनाते हुए बोलते हैं, विहान भाई हमसे प्यार नहीं करते, कोई अपनी मासूम सी बहन के साथ ऐसा करता है क्या? रितेश चारों तरफ देखते हुए, कौन है यहाँ मासूम? फिर अपनी आंखें छोटी करके निशी से, क्या तुमने खुद को मासूम कहा? हा हा हा, अच्छा मजाक था। अब चुड़ैल भी खुद को मासूम समझने लगी है। ये सुनकर पास में खड़ा जॉन हंसने लगता है। निशी चिल्लाते हुए, शट अप जॉन एंड रितेश भाई, आई विल किल यू। रितेश उसे चिढ़ाते हुए भाग जाता है और निशी भी उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। ऑफिस के एम्प्लॉयज उन्हें ऐसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। विहान के कैबिन में जॉन अंदर आता है और बोलता है, बॉस कोई हमारी कंपनी को सीक्रेटली हार्म कर रहा है। ये सुनकर विहान की नजरें गहरी हो जाती है। जॉन, बॉस, कुछ महीने पहले कंपनी के एक एम्प्लॉय ने हमारे एक बड़े प्रोजेक्ट की डिटेल्स किसी को दी थी। हमने उस अनजान शख्स के बारे में पता करने की कोशिश की लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला। मिस्टर डैनियल के साथ हमने डील साइन करी थी लेकिन अचानक से मिस्टर डैनियल ने कैंसिल कर दी और जो रीजन दिया वो कुछ सही नहीं था।
लेकिन रितेश बॉस और निशी मैम ने सब हैंडल कर लिया। और कल शाम किसी ने मिस निशी पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हमने उन्हें कुछ पता लगने से पहले ही सब हैंडल कर लिया। ये सब सुनकर विहान की आंखें गुस्से से लाल होने लगती हैं। वो धीमे मगर खतरनाक तरीके से बोलता है, मेरी चुप्पी को मेरे दुश्मनों ने मेरी कमजोरी समझ ली है, वो भूल नहीं फिर मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। जॉन, सब कुछ शुरुआत से पता करने की कोशिश करें और हमारे दुश्मनों की लिस्ट तैयार करो। जॉन ओके बोलकर कैबिन से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद विहान ग्लास विंडो के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी सिगरेट जलाकर कश भरते हुए आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, उम्मीद करना जो मैं सोच रहा हूँ वह तुम ना हो, क्योंकि पिछली बार तो तुम बच गए थे, लेकिन इस बार तुम्हें मौत से भी बदतर सजा मिलेगी। इतना बोलकर फिर से सिगरेट के कश भरने लगता है, यानी कि विहान को पहले से पता है कि वो कौन है जो उसको बर्बाद करना चाहता है। इंडिया। विधि, वेद, विशु और रिद्धि चारों मूवी थिएटर से बाहर निकलते हैं। विधि और वेद के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। वेद, प्रिंसेस कितनी अच्छी मूवी थी ना, और वो प्रिंसेस भी एकदम आपके जैसी ही थी, ब्यूटीफुल। ये सुनकर तो विधि मानो हवा में उड़ने लगती है। वो वेद के गाल पर किस करके बोलती है, हाय मेरा प्यारा बच्चा, एक तुम ही तो हो जो अपनी प्रिंसेस की इतनी तारीफ करते हो, वरना यह विशु और ऋषु तो हमेशा मुझे ताने देती रहती हैं। वही विशु और रिद्धि जिनका दिमाग पहले से ही मूवी देखकर खराब था। उसके बाद सुनकर उसे गुस्से से घूरते हैं। विशु, आप इस उम्र में ऐसी बचकानी हरकतें करेगी तो आपको ताने ही पड़ेंगे ना, और इतनी बुरी मूवी कौन इतने इंटरेस्ट से देखता है। अगली बार मैं आपके साथ मूवी देखने नहीं आने वाली। रिद्धि, मैं भी। ये सुनकर विधि उदास सा फेस बनाकर उन्हें देखने लगती है तो वेद उसे मानते हुए बोलता है, डोंट वरी प्रिंसेस, मैं हूं ना, मैं हमेशा आपके साथ मूवी देखूंगा। ये सुनकर विधि मुंह बना लेती है। तभी वेद की नज़र दूसरी मूवी के पोस्टर पर जाती है जो कि छोटा भीम की थी। ये देखकर एक्साइटेड होते हुए बोलता है, प्रिंसेस चलो एक और मूवी देखते हैं छोटा भीम की। ये देखकर विधि भी खुश हो जाती है और एक्साइटेड होते हुए विशु और रिद्धि की तरफ देखती है तो वह दोनों उसे गुस्से से घूरने लगती हैं। विशु, प्लीज मॉम, हम कोई और मूवी नहीं देख सकती, अब घर चलिए। विधि अपने चेहरे पर दुनिया भर के मासूमियत लाते हुए उन दोनों को देखती है, लेकिन वह दोनों अपना चेहरा घुमा लेती हैं और बोलती हैं, नो मीन्स नो। विधि दोनों को घूर कर देखती है और फिर वेद के कान में कुछ बोलती है, जिसे सुनकर वेद के चेहरे पर भी शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो दोनों वही फ्लो पर बैठ जाते हैं। ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाती है। रिद्धि, वेदू और विधि क्या कर रहे हो तुम दोनों, चलो उठो। वेद, नो, पहले हमारी मांगे पूरी करो फिर हम यहाँ से उठेंगे, पहले हमारी मांगे पूरी करो फिर हम यहाँ से उठेंगे। विधि, हाँ, पहले हमारी मांगे पूरी करो। ये सुनकर विशु और रिद्धि उन दोनों को घूरने लगती है। रिद्धि, सीरियसली तुम दोनों अपनी बात मनवाने के लिए अब ये करोगे? वेद और विधि दोनों एक साथ में सिर हिला देते हैं। वही आसपास के लोग हैं रुककर उन्हें देखने लगते हैं। सबकी नज़र जमीन पर बैठे दो मासूमों पर जा रही थी जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वहां सबको इकट्ठा होता देख विशु हार मानते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, आप लोग खड़े हो जाए, आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ये सुनकर विधि और वेद दोनों झटके से खड़े हो जाते हैं और विशु को गले लगाकर बोलते हैं, विशु यू आर द बेस्ट, आई लव यू। ये सुनकर रिद्धि और विशु दोनों पहले उन्हें घूरते हैं लेकिन बाद में हंसने लगते हैं और फिर दूसरी मूवी की टिकट लेकर अंदर चले जाते हैं। लेकिन कोई था जो अपनी जलती हुई नजरों से विधि को ही घूर रहा था। विधि को यहाँ देखकर ऐसे चेहरे पर गंदी सी मुस्कान आ जाती है और वो बोलता है, यू ऑलवेज लुकिंग सो ब्यूटिफुल बेबी, आई वॉन्ट टू मीट यू। वह भी विधि का पीछा करते हुए मूवी थिएटर में चला जाता है। उसके दिमाग में कुछ तो खतरनाक चल रहा था जिससे अनजान विधि अपनी मूवी एंजॉय कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ विनाश का घर। विनाश अपने घर पहुंचता है, वजह से अपने रूम में पहुंचता है तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखों में शैतानी चमक आ जाते हैं। वो अपने सीने पर हाथ फेरते हुए बोलता है, सुमित तुम सच में बहुत अच्छे असिस्टेंट हो जो अपने बॉस की हर जरूरत को समझते हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं किस चीज़ से खुश होता हूँ। वह गेट लॉक करके बेड की तरफ कदम बढ़ाता है जिस पर 19-20 साल की लड़की लेटी हुई थी। वह लड़की बेड पर अपने हाथ पैर पटक रही थी। उसे देखकर समझ में आ रहा था कि शायद उसे ड्रग दिया गया है।
वो उस लड़की के चेहरे पर अपने हाथ फिराने लगता है। वो लड़की रोते हुए खुद से दूर धक्का दे देती है और खुद बेड पर सिमटकर बैठ जाती है। विनाश उसे डरा देखकर हंसने लगता है। विनाश, डोंट वॉरी बेबी, मैं तुम्हें तुम्हारी परमिशन के बिना टच भी नहीं करूंगा क्योंकि तुम खुद मुझे अपने आप को सौंपोगी। वो अपनी शर्ट खोलते हुए काउच पर जाकर बैठ जाता है और पास में रखी वाइन ग्लास में डालकर पीने लगता है। कुछ ही देर में उस लड़की को अपने शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होने लगती है जो उसकी बर्दाश्त के बाहर थी। वो ना चाहते हुए भी विनाश की तरफ जाने लगती है। विनाश उसे ऐसे देखकर तिरछा मुस्कुरा देता है। वो लड़की विनाश का हाथ टच करती है लेकिन विनाश उसका हाथ झटक देता है और अपने फोन में एक वाहियात सॉन्ग बजाकर बोलता है, तुम्हारी वजह से मेरा मूड खराब हुआ था ना, इसलिए चलो मुझे एंटरटेन करो। वो लड़की ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेती है और गाने पर डांस करने लगती है। विनाश ड्रिंक करते हुए उसे देखने लगता है। टैग पे मेरी सोल वे, टैग पे मेरी सोल वे। अब विनाश का खुद पर से कंट्रोल खत्म होते जा रहा था। वह उस लड़की को अपनी गोद में उठा लेता है और बेड पर पटक देता है। वो खुद के कपड़े निकालकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके गर्दन में अपना सर डालकर चुमने लगता है और दूसरे हाथ से उसके उतारकर उसके सीने में अपना मुंह छुपा लेता है। ओ बेबी कम टू मी, रात है जवान जवान जवान, वाई डोंट यू लव मी बॉय। जाता है कहाँ कहाँ कहाँ। वो लड़की विनाश के पीछे खड़ी होकर अपने हाथ उसके सीने पर फिराने लगते हैं और फिर उसके गले पर किस करने लगती है। मौजन कराऊंगी, हेवन दिखूंगी, लाइफ में ल थोड़ा रिस्क। वो आगे आकर अपने कपड़े निकाल देती है। अब उसके शरीर पर सिर्फ एक ब्रा और पैंटी ही रह गई थी। ये देखकर विनाश अपने होठों पर अपनी जीभ फेरने लगता है। आई वाना तेरा इश्क इश्क, तेरा इश्क इश्क, तेरा इश्क इश्क मेरे जानिया। आई वाना तेरा, आई वाना तेरा। वो लड़की विनाश की गोद में बैठ जाती है और उसके खुले सीने पर अपने होठ चलाने लगती हैं, जिससे विनाश अपना कंट्रोल खो देता है और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर पटक देता है और खुद उसके गले को चूमने लगती हैं। डोंट ही गो अवे, ओ माही आजा मेरे कोल वे, ओनली फॉर योर तरसे बॉडी, टैग पे मेरी सोल वी। वो लड़की विनाश को पलटकर खुद उसकी कमर पर बैठ जाती है और उसके शरीर पर अपने हाथ चलाते हुए आगे की लाइंस गाने लगती हैं। आज ना छोड़ूंगी, हालम मैं तोड़ूंगी, चलने ना दूंगी कोई ट्रिक्स। विनाश उस लड़की के सीने को चूमते हुए उसके शरीर पर बचा आखिरी कपड़ा भी उतार देता है और उसे खुद के नीचे दबाकर उसे पैसिनेटली किस करने लगता है। आई वाना तेरा इश्क इश्क, तेरा इश्क इश्क, तेरा इश्क इश्क मेरे जनियान। 23 वाइल्ड रोमांस अ वीक का किडनैप। अब तक आपने पढ़ा। विधि मूवी देखने के लिए जाती है लेकिन कोई उसका पीछा कर रहा था। विनाश एक लड़की को ड्रग दे देता है। वो लड़की विनाश को पलटकर खुद उसकी कमर पर बैठ जाती है और उसके शरीर पर अपने हाथ चलाते हुए आगे की लाइंस गाने लगती हैं। विनाश उस लड़की के सीने को चूमते हुए उसके शरीर पर बचा आखिरी कपड़ा भी उतार देता है और उसे खुद के नीचे दबाकर उसे पैसिनेटली किस करने लगता है। अब आगे विनाश उस लड़की को अपने नीचे दबा देता है और पैशनेटली उसे किस करने लगता है। उसके हाथ उस लड़की की पूरी बॉडी पर घूम रहे थे जिससे वह लड़की भी मदहोश हो रही थी। वो लड़की विनाश की कमर पर बैठ जाती है और उसके खुले सीने पर जुम्मे रखते हैं। विनाश उसके बालों में अपना एक हाथ फेरते हुए उसके ब्रेस्ट को अपने हाथों से दबाने लगता है जिससे उसकी लड़की की सेडेक्टिव आवाज़ निकलने लगती है। वो लड़की, प्लीज़ हेल्प मी, अब मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, उसके बाद खत्म होने से पहले ही विनाश अपनी 2 उंगलियां उसके प्राइवेट पार्ट में प्रेस कर देता है जिससे उस लड़की की चीख निकल जाती है। विनाश झटके से उस लड़की को अपने नीचे दबाता है और पागलों की तरह उसके सीने पर नोचने लगता है जिससे उस लड़की की दर्द भरी आवाज़ें निकलने लगती हैं और उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह विनाश को खुद से दूर करने के लिए धक्का देने लगती है लेकिन विनाश अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को पकड़कर ऊपर कर देता है और एक झटके में उसमें समा जाता जिससे लड़की की दर्द भरी चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है। विनाश के चेहरे पर गंदी से मुस्कान आ जाते हैं और वो उस लड़की के ब्रेस्ट को प्रेस करते हुए बोलता है, ओ गर्ल यू आर स्टिल वर्जन बट आई लव वर्जिन गर्ल्स। ये बोलकर वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है और वो लड़की दर्द की वजह से चिल्लाती रहती है लेकिन उसकी चीख से विनाश को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह तकरीबन 2 घंटे तक उस लड़की के साथ बेदर्दी करता रहता है।
2 घंटे के बाद जब वो सेटिस्फाई होता है तो उस लड़की से अलग हो जाता है। इतना दर्द झेलने के बाद वह लड़की बेहोश हो चुकी थी। विनाश अपने फोन से किसी को मैसेज करता है और फिर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ ही मिनटों में उसके कमरे में 2 आदमी आते हैं और बेड पर पड़ी लड़की को देखकर गंदी तरीके से मुस्कुराने लगते हैं। पहला आदमी, क्या बढ़िया माल है, लगता है इसने बॉस को अच्छे से सेटिस्फाई किया। दूसरा बॉडीगार्ड, बॉस का तो हो गया, अब हमारी बारी, ले चले इसे अपने कमरे में। दूसरा आदमी उस लड़की को अपने कंधे पर लाद लेता है और कमरे से निकल जाता है। कुछ देर के बाद जब विनाश फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है कि उसका कमरा पहले जैसा साफ सुथरा हो चुका था। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो जाकर बेड पर लेट जाता है। वहीं उसके बगल वाले कमरे में वह आदमी उस मासूम सी लड़की के साथ मनमानी करते रहते हैं। वहीं मॉल में कुछ घंटों के बाद वेद, रिद्धि और विशु चारों मूवी थिएटर से बाहर आते हैं। इस बार की मूवी विशु और रिद्धि को भी पसंद आई थी, इसलिए उन दोनों के चेहरे पर भी मुस्कान थी। वेद को रिद्धि ने अपनी गोद में लिया हुआ था। विशु अपना पेट सहलाते हुए, मुझे भूख लगी है, पहले चलकर कुछ खाते हैं। वेद भी अपना छोटा सा टमी सहलाते हुए बोलता है, हाँ एंजल, मुझे भी भूख लगती है। विधि, हाँ चलो चलते हैं, वैसे क्या खाना है मेरे लिटिल प्रिंस को? वेद जल्दी से, ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे चीज पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता। इसके आगे की लाइन विशु चढ़ते हुए बोलती है, हाँ मम्मा, ये छोटा भुक्कड़ ज्यादा कुछ नहीं खाता, बस इसे चीज पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, पिज्जा पास्ता इतना ही चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि इतना सारा से पेट में इतना सारा खाना जाता कहाँ है। उसकी बात पर विधि और रिद्धि हंसने लगते हैं। वेद अपना छोटा सा मुंह फुलाकर बोलता है, आप छब मेरा मजाक उड़ा रहे हो, अब मैं किसी से बात नहीं तलूंगा, हमारी कट्टी। उसका फूला हुआ मुंह देखकर उन तीनों को उस पर बहुत प्यार आता है। रिद्धि उसके गाल पर किस करके बोलती है, अरे मेरा लिटिल प्रिंस, नाराज हो क्या? कोई आपका मजाक नहीं उड़ा रहा बच्चा, आप जो चाहो वो खा सकते हो। लेकिन वेद का मुंह वैसे हाई फुला रहा है। विधि वेद के दोनों गालों को अपनी उंगलियों से दबा देती है, जिससे उसके होठों का छोटा सा पाउट बन जाता है। इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। विशु अपने फोन से वेद की 3-4 पिक्चर्स क्लिक कर लेती हैं। विधि वेद के फूले होठों पर एक लाइट किस करते हुए बोलती है, अब मान भी जाए लिटिल प्रिंस, और हम तो बस मजाक कर रहे थे, ऐसे गुस्सा नहीं करते बच्चे। विशु, मम्मा ये ऐसे नहीं मानेगा जब तक हम इसे गुदगुदी नहीं करेंगे। ये बोलकर वो वेद के पेट पर गुदगुदी करने लगता है, जिससे वे खिलखिलाकर हंसने लगता है। फिर वो चारों हंसी खुशी पास में ही बने रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहीं उनसे थोड़ी दूरी पर छिपे हुए उसे अनजान शख्स के चेहरे के भाव कुछ अजीब हो जाते हैं। वह मन में सोचता है, ये दोनों बच्चे कौन हैं, और वह लड़की विधि को मम्मा क्यों बोल रही थी, और इसके साथ ये बॉडीगार्ड्स किसके हैं? जहां तक मुझे पता है ये लड़की एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हैं। क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? वो लड़का बहुत सावधानी से विधि का पीछा करने लगता है। विधि और बाकी सब रेस्टोरेंट्स में जाकर अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर करते हैं। वेद विधि की गोद में बैठा था और विधि बहुत प्यार से उससे लंच करा रही थी, और यह सारा नजारा अपने केबिन में बैठा हुआ विहान देख रहा था। यूएसए, विहान का मन बार बार विधि को देखने को कर रहा था, इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड फोन करता है और उसे वीडियो कॉल पर विधि को दिखाने को बोलता है। इन दोनों को दिल भर कर देखने के बाद वो फोन काट देता है और अपना काम करने लगता है। इंडिया, थोड़ी देर के बाद उनका खाना लंच हो जाता है और वो लोग अपनी कार के पास चले जाते हैं, जहां विहान का बॉडीगार्ड उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कार का डोर ओपन करता है। तभी विधि अपने सर पर हाथ मारते हुए बोलती है, मैं अपना फोन तो अंदर टेबल पर भूल आई। एक बॉडीगार्ड बोलता है, डोंट वरी मैम, आप कार में बैठिए, मैं आपका फोन लेकर लाता हूँ। विधि, नहीं आप यही रुकिए, मैं बस 2 मिनट में आई। वो बॉडीगार्ड को वहीं पर रोककर खुद रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है और उससे उसका फोन भी वहीं मिल जाता है। वो अपना फोन लेकर आ ही रही होती है कि तभी एक छोटी सी से बच्ची आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो लड़की रो भी रही थी। विधि उसके आंसू पोंछते हुए, क्या हुआ लिटिल गर्ल, कल आप रो क्यों रहे हो, और आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? वो बच्चे रोते हुए बोलती है, मेरी मम्मा वॉशरूम गई थी, वो अभी तक नहीं आई। आंटी, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगी?
उस बच्ची के रोते हुए चेहरे को देखकर विधि को तरस आ जाता है और वो उसे गोद में उठाकर बोलती है, चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। वो उस लड़की को लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। वहीं पीछे छिपा अनजान शख्स उसे जाते देख तिरछा मुस्कुरा देता है और अपने हाथों को मसलते हुए बोलता है, आज तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता स्वीट हार्ट। वह भी विधि के पीछे जाने जाता है। वॉशरूम रेस्टोरेंट के सबसे पीछे वाले एरिया में बना था, जिस वजह से वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे। विधि बच्चे को वॉशरूम के गेट पर ले जाकर खड़ा कर देती है। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आने लगता है तो वह बच्चे को वहीं रुकने को बोल देती है और खुद थोड़ा आगे जाकर बात करने लगती है कि तभी कोई उसे एक खाली कमरे में खींच लेता है। विधि का फोन रूम के गेट पर ही गिर जाता है। कमरे के अंदर वह अनजान शख्स विधि के मुंह पर हाथ रखकर रूम का डोर लॉक कर देता है और उसे दरवाजे से सटाकर गंदी तरीके से उसे घूरने लगता है। विधि अपने मुंह से आवाज निकालने की कोशिश करती है और उस आदमी के ऊपर हाथ पैर पटकने लगती है, लेकिन वो आदमी पूरी तैयारी से आया था। वो अपने एक हाथ से अपने पेंट की पॉकेट से एक स्प्रे निकालता है और विधि के ऊपर डाल देता है, जिससे कुछ ही मिनटों में विधि का सर भारी होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो आदमी भद्दी तरीके से मुस्कुराता हुआ बोलता है, सॉरी डार्लिंग, लेकिन तुम्हें बेहोश करना जरूरी था क्योंकि होश में तुम किसी जंगली बिल्ली से कम नहीं लगती। वो आदमी अपने फोन से किसी को मैसेज करता है और विधि के चेहरे पर पागलों की तरह हाथ फेरने लगता है। कौन है ये अनजान शख्स जिसने किया है विधि को किडनैप? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहा। CH24 विधि का किडनैप और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब तक आपने पढ़ा। वो अनजान शख्स विधि के मुंह पर हाथ रखकर रूम का डोर लॉक कर देता है और उसे दरवाजे से सटाकर गंदी तरीके से उसे घूरने लगता है। विधि अपने मुंह से आवाज निकालने की कोशिश करती है और उस आदमी के ऊपर हाथ पैर पटकने लगती है, लेकिन वो आदमी पूरी तैयारी से आया था, जिससे कुछ ही मिनटों में विधि का सर भारी होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो आदमी भद्दी तरीके से मुस्कुराता हुआ देखने लगता है। अब आगे अनजान शख्स विधि के चेहरे को देखते हुए बोलता है, सॉरी डार्लिंग, लेकिन तुम्हें बेहोश करना जरूरी था क्योंकि होश में तुम किसी जंगली बिल्ली से कम नहीं लगती। वो अपना फोन निकालकर किसी को मैसेज करता है और फिर विधि को अपनी गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। ये रेस्टोरेंट इसी आदमी का था, इसीलिए इसे ज्यादा दिक्कत नहीं होती। वो अच्छे से जानता था कि मेन गेट पर विधि के साथ वाले बॉडीगार्ड होंगे, इसीलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे के गेट की तरफ से बाहर चला जाता है। वही कार में बैठे रिद्धि और विशु परेशान हो जाती है। विशु, मम्मा फोन लेने गई थी कि बर्तन धोने, जो अभी तक बाहर नहीं आई। रिद्धि, इस लड़की का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं अभी वाहन क्या करने लगी, रुको मैं उस फोन करती हूँ। वह अपने फोन से विधि को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। ये देखकर वो थोड़ी परेशान हो जाती है। बाहर खड़ा बॉडीगार्ड बोलता है, डोंट वरी, मैं अभी जाकर उन्हें देखता हूँ। वो दूसरे बॉडीगार्ड को इशारा करता है और वह दोनों बॉडीगार्ड रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं और करीबन 15 मिनट के बाद वह दोनों परेशान से कार के पास आते हैं और बोलते हैं, मैम रेस्टोरेंट में नहीं है। ये सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं। रिद्धि, ये आप क्या बोल रहे हैं? वो अभी रेस्टोरेंट में गई है, आपने सही से चेक तो किया है? दूसरा बॉडीगार्ड, मिस हमने अच्छे से चेक किया लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। ये सुनकर परेशान सब जाते हैं। वहीं बाकी बॉडीगार्ड्स भी चारों तरफ विधि को ढूंढने लगते हैं। रिद्धि और विशु को भी बहुत घबराहट हो रही थी। विशु डरते हुए, मासी मम्मा ठीक तो होंगी ना? रिद्धि उसे शांत करके, हाँ विशु, तुम परेशान मत हो वरना लिटिल प्रिंस परेशान हो जाएगा। तभी वेद रोते हुए बोलता है, एंजल प्रिंसेस कहाँ है? क्या वो कहीं खो गई हैं? विशु उसे संभालते हुए बोलती है, नहीं लिटिल मंकी, कुछ नहीं हुआ, मम्मा यही गए होंगी, आपको पता नहीं है वो आपसे भी ज्यादा शरारती हैं, पक्का वो यहीं कहीं छुप गई होंगी और अब हमें उन्हें ढूंढना है। मतलब ये सब गेम है? वेद अपनी आंखों से पूछता है। विशु, सही कहा आपने वेदू, ये एक गेम है। वेद एक्साइटेड होते हुए, वाओ चलो मैं भी आपके साथ उन्हें ढूंढता हूँ। रिद्धि, नहीं बच्चा, आप दोनों कार में ही बैठो, में पहले मेरी टर्न है, इसलिए मैं जाऊंगी। वेद जिद करता है लेकिन रिद्धि उसे मना लेती हैं।
विशु रिद्धि के साथ जाने को होती है कि वो उसे भी मना करके उसे वेद का ध्यान रखने को बोल देती है और एक बॉडीगार्ड को उसके पास रहने को बोल देती है। वो भी रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। सभी बॉडीगार्ड्स और रिद्धि विधि को ढूंढते ढूंढते उस एरिया में आ जाते हैं जहां पर उस आदमी ने विधि को किडनैप किया था। तभी रिद्धि को कोने में पड़ा विधि को फोन दिखाई देता है। वो फोन उठाते हुए, ये तो विधि का फोन है और ऐसे यहाँ पर कहीं मेरी विधि किसी मुसीबत में तो नहीं है, ये बोलते उसका गला भर आता है और वह रोने लगती है। उसके दिल पर क्या बीत रही थी वो सिर्फ वही जानती थी। एक बॉडीगार्ड जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है लेकिन पता चलता है कि रेस्टोरेंट्स के उस एरिया में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ये सुनकर बॉडीगार्ड्स को बहुत गुस्सा आता है और उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं बॉस को इस बारे में भनक लग गई तो उनका मरना पक्का है। ऐसे ही विधि को ढूंढते ढूंढते 1 घंटा हो जाता है लेकिन उसका पता नहीं चलता। बॉडीगार्ड्स रोहित आरव को भी कॉल करके इस बेयर में बता देते हैं, जिससे सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। और जब सिद्धि को इस बेयर में पता चलता है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन आरव उससे संभाल लेता है और वह लोग विधि के घर के लिए निकल जाते हैं। विधि का घर। विशु का मन जोर जोर से रोने का कर रहा था लेकिन वो वेद की वजह से खुद को कंट्रोल किए हुए थी। कहने को तो वह भी सिर्फ 5 साल की बच्ची थी लेकिन वो अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा मैच्योर थी। रिद्धि अपनी गोद में लेकर वेद को सुला देती है और उसे कमरे में लिटाकर विशु के पास आकर गले लगा लेती है। विशु उसके गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। विशु, मासी मम्मा कहाँ होंगी, प्लीज उन्हें ढूंढ दीजिए। रिद्धि, डोंट वॉरी बेबी, वो जल्द ही मिल जाएगी। तभी वहां पर रोहित, आरव और सिद्धि भी आ जाती है। रोहित उनसे सब कुछ पूछता है। आरव विशु का सिर सहलाकर, डोंट वरी विश, हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हम जल्द ही तुम्हारी मम्मा को ढूंढ लेंगे। विशु मन ही मन प्रे करते हुए बोलती है, मम्मा आप कहाँ पर हैं, आपकी विशु को आपकी जरूरत है, प्लीज जल्दी आ जाइए। सिद्धि विशु को लेकर रूम में चली जाती है। तभी वहां पर एक बॉडीगार्ड आता है और उन्हें ग्रीट करता है। रोहित उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलता है, तुम्हें मैंने उनकी सेफ्टी के लिए रखा था ना, तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। अगर विहान को ये बात पता चल गई तो तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। आरव, तुम लोग शुरुआत से बताओ कि क्या हुआ था। वो बॉडीगार्ड डरते हुए बोलता है, हमें माफ कर दीजिएगा सर, लेकिन हम पूरा टाइम मैम के साथ ही थे। रेस्टोरेंट से बाहर आकर उन्हें याद आया कि वो अपना फ़ोन अंदर ही भूल गई हैं। मैंने उनसे कहा कि उनका फ़ोन मैं ले आऊँगा लेकिन उन्होंने हमें बाहर रुकने को ही बोला और खुद अंदर चली गई। जब 20 मिनट के बाद भी वह नहीं आई तो हम उन्हें ढूंढने के लिए गए लेकिन वह हमें कहीं नहीं मिली। हमें उनका फ़ोन वहीं पर पड़ा हुआ था और उस एरिया में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। आरव, ठीक है, रेस्टोरेंट की बाहर की ओर जिस जगह इन लोगों ने लंच किया था वहाँ की फुटेज दिखाओ। वो बॉडीगार्ड एक लैपटॉप में बाहर की फुटेज चला देता है। रोहित, मिस सिद्धि, आप यहाँ आते जाते लोगों को देखिए और बताइए कि क्या इनमें से किसी भी शख्स को आप जानती है। सिद्धि बहुत ध्यान से वो फुटेज चेक करने लगती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। रोहित दोबारा वो वीडियो दिखाता है। तभी सिद्धि की नज़र एक शख्स पर जाती है जो उसे कुछ जाना पहचाना लगता है लेकिन उसने अपने फेस को मास्क से कवर किया था। सिद्धि उस आदमी पर उंगली पॉइंट करते हुए बोलती है, आरव इस पर जूम कीजिए, ये मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। रोहित उस आदमी पर जूम करता है। उसका चेहरा तो नहीं लेकिन उस आदमी की भूरी आंखें और माथे पर एक आंख के नीचे बने तिल को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो बोलती है, ये तो वही है। वही एक बंद पड़ी फैक्ट्री में विधि एक कोने में पड़ी हुई थी। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और उसके मुंह पर भी कपड़ा बंधा हुआ था। कुछ देर के बाद विधि की पलकें हिलने लगती हैं और वो हल्के से अपनी आंखें खोलती हैं। खुद को किसी अनजान जगह देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। उसे याद आने लगता है कि थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ था। वो उठने की कोशिश करती है तो उसे महसूस होता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो मुंह से आवाज निकालने की कोशिश करती है। तभी वहां पर एक शख्स आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। विधि, ओह उमम। वो लड़का जाकर उसके मुंह पर बंधा कपड़ा खोल देता है। विधि चिल्लाते हुए, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की, और मैं कोई बोरी नहीं हूँ जो तुमने मुझे बांध कर रखा है। हिम्मत है तो एक बार मेरे हाथ पैर खोल कर दिखाओ। वो लड़का हंसते हुए,
गुस्से में तो तुम और भी कमाल लगती हो विधि, लेकिन आज तुम्हारी कोई भी बात मुझ पे असर नहीं करेगी। मेरा एक ही मकसद है, तुमसे बदला लेना। विधि आंखें छोटी करके, कैसा बदला और तुम हो कौन? वो लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने चेहरे से मास्क हटा देता है। विधि उसे देखकर हैरान होते हुए बोलती है, विकी तुम क्या करेगा? विकी विधि के साथ और क्या करेगा विहान जब उसे पता चलेगा कि किसी ने विधि का किडनैप कर लिया है? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, थ्रोइंग किसेस।